और बाद में पता चला कि आप लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ था और मेरा वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करके फिर मुझे एग्जिट ही करना पड़ा। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अभी तक जितना पढ़ा है उतना रिवाइज हो गया सबका? जी मैम। यस मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन लिखेंगे। हम लोगों ने जीडीपी बहुत बार सुना है न्यूज़पेपर में और क्लासेस में भी कई बार बात हुई है। तो ये जीडीपी है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। मैम लास्ट क्लास पहले फुल फॉर्म लिखेंगे। ग्रॉस नहीं जयश्री, लास्ट क्लास हो नहीं पाई। मैंने कनेक्ट किया हुआ था लेकिन 1 डेढ़ घंटा वेट करके मुझे एग्जिट ही करना पड़ा, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी मैं। अच्छा ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन लिखेंगे। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a specified time period. One year. लिखा सबने? लिख लिया सबने? अब मयूरी आप इस डेफिनेशन को रीड करेंगी। GDP is the GDP or gross domestic product is the market value of the all goods and services produced within the domestic territory of a country during a specified time period, usually 1 year. ठीक है। इस पे जो मैंने अंडरलाइन किए, जो बॉक्सेस में लिखे, इन वर्ड्स को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉस्ट की मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मार्केट वैल्यू क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सभी सर्विसेज। डोमेस्टिक टेरिटरी, ये भी हम पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। तो इन वर्ड्स पे जरूर आप ध्यान देंगे। मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इन पे अंडरलाइन जरूर करेंगे।
मेंस में जब भी आप आंसर लिखें तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उन पे अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, लिखो। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। क्या हो गया? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, इसमें क्या क्या आएगा? मैम इंक्लूडिंग आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। वॉइस, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? मैम बहुत ब्रेक हो रही है। यस मैम फोन से ब्रेक हो रही है। कहाँ तक लिखा था? Political frontier of the country. Including its territorial waters, ships, aircrafts, fishing vessels, operated by the normal residents of the country, गोपाल आप लिख रहे हैं? मैम मैं ऑफिस ज्वाइन हुआ हूँ, क्या लिखा रहा है उसको पता नहीं ना, इसलिए अच्छा, नहीं लिख रहा हूँ। लेट ज्वाइन किया आपने? हाँ मैम। ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, इतना लिख लिया सबने? एंड इट्स एम्बेसीज, ये लाइन जरूर याद रखेंगे कि एम्बेसीज भी आती हैं इसमें। लोकेटेड अब्रॉड, अब्रॉड, AB, ठीक है। गोपाल हम जीडीपी की डेफिनेशन लिख रहे थे, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि क्या डेफिनेशन हमने लिखी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the market value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a specified time period, usually 1 year. इसमें जो मैंने बॉक्सेस में लिखवाया है उसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, हम वो लिख रहे थे जिसमें हमने लिखा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर, शिप, एयरक्राफ्ट, fishing vessels operated by the normal residents of the country,
and its embassies located abroad. ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं साथ में. ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास से ले लेंगे. हाँ ठीक है. जीडीपी पोटेंशियल ये लिखेंगे आगे. जीडीपी पोटेंशियल क्या है? जो हाईएस्ट आउटपुट एक कंट्री जनरेट कर सकती है अपने रिसोर्सेस को यूज करके. ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह चीजें लिखवाई थी. याद है जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे? बस ये वही है, अपने रिसोर्सेस को यूज करके कितना एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, वो है जीडीपी पोटेंशियल. तो लिखेंगे जीडीपी पोटेंशियल इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट that a country can produce using the available labor and capital. इसमें स्टार मार्क करके ये जरूर लिख लेना, एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास लेबर, लैंड, कैपिटल उतना ही है लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, हम उस अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड जरूर होना चाहिए. मैम एट क्या लिखना है? एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट किसी ईयर 4 था और हमें 2 साल 3 साल बाद कंपेयर करना है दोनों ईयर में, और इन्फ्लेशन रेट 5 हो चुका है उस ईयर में, तो वो मैच नहीं होगा, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होता है. कैसे? जैसे हमने शेयर्स वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्रॉफिट इतना होता है, या कैपिटल गेन टैक्स में भी बताया था कि अगर प्रॉफिट इतना होता है तो उसको हम उतना ना लेके इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके अमाउंट कम लिख लेते हैं. याद है? तो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होना चाहिए या फिर कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए. ठीक है मैम, आप ये कॉबवेब साइकिल वाला एक बार लास्ट में बताओगे? A2FL वाला. बिल्कुल बिल्कुल बता दो, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देना आयुष. ठीक है, जीडीपी गैप. जीडीपी गैप क्या है? हमने देखा पोटेंशियल कितना है, और दूसरा क्या होता है? रियल जीडीपी. मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे सब बच्चों का पोटेंशियल है कि वो आईएएस बन सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बन गए, कुछ नहीं बने, कुछ आईपीएस बन गए. तो रियल क्या है? पोटेंशियल तो है, रियल मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया, पोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल है. ठीक है, और जीडीपी गैप मतलब इन दोनों का डिफरेंस. इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने सोचा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं आज हिस्ट्री के 200 पेज रीड करूंगा या करूंगी, लेकिन आप लोगों ने रीड किए 20 या 30. तो जो 20 या 30 है वो है रियल जीडीपी, मतलब रियल आपका जो आउटपुट निकला, और जो 200 है वो है पोटेंशियल. ठीक है, और इन दोनों का जो गैप है 170 180 वो है जीडीपी गैप, या जो भी गैप आप लोग उसमें परफॉर्मेंस का लिखेंगे. अब जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड क्या है? सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. इसका फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. अब ये क्या है इसको हम समझते हैं एक एक करके. पहले आप इतना लिख लो.
सी इसमें है कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वर्ड पे ध्यान देंगे। कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या आएगा वो लिखेंगे। पहले हम पूरा लिख लेते हैं। ये सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम है इंपोर्ट। ठीक है। अब कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ न्यू कार, कुछ भी जो भी परचेज होगा, जो भी हम लोग परचेज करते हैं, हर चीज इसमें इंक्लूड होगी। और वो परचेज भी होगा जो हमने डोमेस्टिक मार्केट में परचेज किया है, और वो भी होगा जो हमने इंटरनेशनल मार्केट इंपोर्ट कुछ किया है। तो जितना भी हमने खर्चा किया है, जितना भी हमने कुछ खरीदा है, वो सब कुछ इसमें आएगा। तो कंजम्पशन, परचेज ऑफ न्यू कार, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, बोथ इंडिया मेड एंड फॉरेन मेड आर काउंटेड। अब फॉरेन क्यों? बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, और जब क्वेश्चन आता है तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो इन पे ध्यान जरूर देंगे। जब हम माइनस इंपोर्ट करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमने कुछ ऑर्डर किया, हमने कुछ सामान खरीदा, हमें पता ही नहीं चलता। थोड़ा टाइम बाद जब अगर हमसे कोई पूछे तो हमें याद ना हो कि हमने भारत से खरीदा है या इंपोर्ट किया था, भारत ने ये हमने इंपोर्ट किया है। तो उस केस में क्या होगा, इस वजह से कंजम्पशन सबका इंक्लूड कर देते हैं, बाद में जो इंपोर्ट वाली चीजें होती हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर कोई हाउस है जो कि रेंटेड नहीं है, ठीक है, तो उसका जो नॉशनल रेंट है, मतलब वो हाउस रेंटेड नहीं है, लेकिन अगर रेंट पे देते तो इतना रेंट मिलता। ठीक है, तो जो नॉशनल रेंट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। मैम कंजम्पशन में ना, हाँ, इफ existing house is self-occupied, नेक्स्ट स्टेटमेंट में से ये भी लिखनी है कि रेंटेड है तो भी इंक्लूड होगा, बट अलग अलग मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट्स नोशनल रेंट इज काउंटेड। ठीक है, ये बात समझ में आई कि रेंटेड का भी काउंट हो रहा है और अपना भी काउंट हो रहा है। बस मैंने अलग से इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स में कोई डाउट ना रहे। सेकेंड हैंड गुड्स इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ जो न्यू चीजें खरीदी हैं वही आएंगी। और मेड इन इंडिया एक टाइम पीरियड में। अब डाउट हो रहा होगा मेड इन इंडिया क्यों? अभी तो हमने ऊपर कंजम्पशन में फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है ब्रॉड बी, है ना? वो इसीलिए क्योंकि वो इंपोर्ट में माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैम मेड इन इंडिया का क्या बोला आपने? मेड इन इंडिया मैंने कहा कि सिर्फ न्यू थिंग्स जो भी प्रोड्यूस हुई है वो इसमें आएंगी। मेड इन इंडिया में जो होंगी, मतलब बाहर का हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा है
सपोज हमने कोई लैपटॉप खरीदा, मान लो उसकी कॉस्ट 10,000 है, और हमने कोई टीवी खरीदा, उसकी कॉस्ट सपोज 5,000 है। ये इंडिया में बना था और ये मान लो ऑस्ट्रेलिया से ले, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 10,000 और 5,000 हमने सब कंजम्पशन में लिख लिया, लेकिन जब इंपोर्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली 10,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चल रहा है, तो हम इसीलिए इसमें मेड इन इंडिया लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन है मैम ये या परचेज? परचेज, प्रोडक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन काउंट नहीं होगी, सिर्फ कंजम्पशन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किसका पार्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट का। कंजम्पशन किसका, हमने इन्वेस्ट किया लेकिन अब हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन। जैसे हमने लिखा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर वो रेंटेड नहीं भी है तो भी उसका नोशनल रेंट हम लिखेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा वो लिखेंगे। ऐसे नोट्स बनाना कि ए लिखा कंजम्पशन, फिर उसके सारे पॉइंट्स लिखे, फिर बी लिखा इन्वेस्टमेंट, उसके पॉइंट्स लिखे, इस तरीके से नोट्स बनाना। जितने भी एसेट्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो सब इन्वेस्टमेंट में आएंगे। जैसे कि न्यू हाउस, लैंड, शिवम आप लिख रहे हैं, न्यू हाउस, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ट्रक, मशीनरी, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन बता सकता है? रिसीट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शेयर का म्यूचुअल फंड्स भी तो होगा ना, नहीं इंटैंजिबल। वो नहीं आएगा इसमें। मैम आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पहले क्या बताया, पेटेंट्स? पेटेंट्स, ओके ठीक है। आयुषा आप कुछ पूछ रहे थे? मैम शेयर और म्यूचुअल फंड्स भी तो इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? शेयर और इन्वेस्ट, सॉरी वो तो आएगा, मैं कुछ और सुन रही थी, ठीक है। और आएंगे ना मैम वो, और टेंजिबल में, हाँ इंटेंजिबल में। इंटेंजिबल। जैसे इंटेंजिबल और टेंजिबल में डिफरेंस पता है? हाँ मैम, जो फिजिकली। हाँ ठीक है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट हो वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और जो भी हमें वेजेस देनी है प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को, वो भी आएगी इसमें। ठीक है। सपोज हमने 5 कंप्यूटर बनाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें से 2 सेल हो गए, ये आएंगे कंजम्पशन में। जो सेल नहीं हुए वो आएंगे इन्वेस्टमेंट में, अनसोल्ड इन्वेंट्री।
मुझे दुख दिया तुमने। लिख लिया? अब लिखेंगे गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, इसमें लिखेंगे सैलरीज टू एम्प्लॉयज, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरी, जो भी गवर्नमेंट ने परचेज किया है, फैन, ट्यूबलाइट, व्हीकल्स, लाइट्स, जो भी परचेज किया है। मैं सेकेंड ऑप्शन क्या बोलना था मैम? कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैंस, ट्यूबलाइट्स। ठीक है, मैम प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब कुछ जो भी गवर्नमेंट ने खरीदा हो, जहाँ पे पैसे लगाए हो, वो सब चीजें इसमें आएगी। कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैन, ट्यूबलाइट, व्हीकल्स, कोई नोटबुक्स वगैरह, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हमें ट्रांसफर पेमेंट पड़ा था, वो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सपोज किसी को गवर्नमेंट ने एज अ सब्सिडी 5,000 रुपीज दिए, लेकिन उससे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने आयुषी को 5,000 रुपीज दिए, लेकिन आयुषी ने वो अपने पास रखे हुए हैं, उससे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर आयुषी वो कुछ कहीं पे पैसे लगा दे खरीदने में, जैसे मान लो उसने कोई कंप्यूटर खरीद लिया, कोई शूज खरीद लिया, तो वो आ जाएगा कंजम्पशन में। ठीक है, ऐसे ही, सॉरी मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई, शेयर्स वाले में, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ इसमें नहीं आएगा। वो आएगा क्योंकि वो वाले पैसे गवर्नमेंट शेयर्स वगैरह जिसमें भी लगी, वो पैसे शेयर्स वगैरह जाएंगे इन्वेस्टमेंट में, मतलब डायरेक्टली नहीं जा रहे। कैसे जाएंगे कि वो एंटरप्रेन्योर को दे दिए, जब तक उसके पास है, अगर उसने कुछ इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, तो वो सारा इसमें आएगा, तो डायरेक्टली नहीं जाएगा। अगर ऑप्शंस में लिखा होता है कि शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह के पैसे इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो खर्चा कर दे तो फिर जाएगा। ठीक है, जो भी वो उससे सामान खरीद ले, फिर वो जाएगा। स्टेटमेंट आप ढंग से बस रीड कर लेना है इन दोनों केसेस में। अब लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो भी हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे वो सब इसमें आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट हम क्यों ऐड करेंगे? इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक हमारी, मतलब हमारे भारत की कोई चीज बाहर के किसी पर्सन ने खरीदी है, तो प्रोड्यूस कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है, और ये किस के जीडीपी का पार्ट है? भारत की। और माइनस क्यों कर देंगे इंपोर्ट? क्योंकि वो किसी दूसरे नेशन की, जहां से भी हमने खरीदा है, उनकी जीडीपी का पार्ट है। इन सबका जब इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस
और जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। कहीं पे अगर करंट प्राइस भी लिखा हो तो भी वो करेक्ट है, कांस्टेंट प्राइस लिखा हो तो भी वो करेक्ट है, करंट मार्केट प्राइस लिखा हो वो भी करेक्ट है। मतलब मार्केट अगर बीच में वर्ड ऐड किया हुआ है तो वो उससे वो मत करना, एक ही बात है। सपोज दो ईयर है, एक है 2011 और दूसरा है 2025। 2011 में 1 kg अनियन का प्राइस था मान लो 40 रुपीज, ठीक है। 25 में हो गया 140 रुपीज, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हम। और टोटल जो प्रोडक्शन हुई वो 2011 में हुई, मान लो हमने 2 kg प्रोडक्शन की, लेकिन यहाँ पे 1 kg की, यहाँ पे रिड्यूस हो गई, ठीक है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 80, 140 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 140। GDP at current price। अब 140 ज्यादा है, लेकिन अनियन कितने प्रोडक्शन हुए हैं 1 kg। यहाँ पे जीडीपी हमारी कम थी, लेकिन कितने प्रोडक्शन हो रही थी 2 kg, ठीक है। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज हो गई किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन रियलिटी में जीडीपी हमारी क्वांटिटी के उसमें देखें तो रिड्यूस हो गई, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन हमारी रिड्यूस हो गई, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, बेस ईयर ले लेंगे 2011। अभी तक 2011 ही ले रहे हैं बेस ईयर। बात जरूर न्यूज़पेपर में आती रहती है कि 2015-16 को हम मान के चले, क्योंकि रीजन दिया जाता है कि इसके बाद काफी सारे चेंजेस आए हैं, फार्मर्स वगैरह के उसमें भी चेंजेस आए हैं, और एक दो चीजें और, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे कुछ रीजंस देके वो कहते हैं कि 2015 और 16 को मान के चले, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम करंट प्राइस पे 140 इंटू 1 कर रहे थे, अब हम 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, और सॉरी हाँ, ठीक है। मतलब इस प्राइस को ना लेके हम इस प्राइस को लेंगे, ठीक है। वो क्या निकलेगा, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। मैम मीन्स कोई इतनी आपसे कोई ये पूछ नहीं रहा है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपसे थ्योरी ही पूछी जाएगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा पेपर में, ठीक है, कि जीडीपी कैलकुलेट करो या कुछ, बट एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाता है। जयश्री आप कुछ पूछ रहे थे? वही मैम, क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। नहीं, क्वांटिटी मैटर करती रही है, क्वांटिटी हमने वही लिखी है, बट प्राइस हमने बेस ईयर वाला ले लिया है। मैम वन ही लिए ना क्वांटिटी। हाँ तो वन, जितना प्रोड्यूस होगा उतनी क्वांटिटी लेंगे और उसको बेस ईयर वाले प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए रिड्यूस किया है बस। अच्छा, तो 1 बेस प्राइस है? 1 बेस प्राइस नहीं है, 1 प्रोडक्शन है बेटा, कि इतना केजी अनियन प्रोड्यूस हुए हैं। क्वांटिटी है।
ठीक है। मैम बेस प्राइस कौन सी थी इसमें? 40 बेस प्राइस मतलब 2011 में उसका प्राइस क्या था? अच्छा हाँ। क्लियर है अब? शिवम, आयुषी, पंकज, कोई डाउट? गोपाल? नहीं। गोपाल कुछ और नाम है, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? जी जी। जीडीपी ग्रोथ रेट ये क्या है? पहले वाले ईयर से कंपेयर करके इस ईयर में जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है? मान लो प्रीवियस ईयर में जीडीपी हमारी 10 मान लो आती है, नेक्स्ट में 12 आती है, 13, 14, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा अभी? एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड ऐसी बुक्स में दी हुई है और यूजुअली यूपीएससी यही पूछती है। लेकिन जो रियल फॉर्मूला एनएसओ वगैरह जो भी यूज करते हैं, फॉर्मूला यही है, बट वर्ड्स थोड़े चेंज होते हैं उसमें। जैसे वो कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ना लिख के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करते, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स ये वर्ड यूज करते हैं। गवर्नमेंट परचेजेस ना लिखे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखते हैं। बस बढ़ा चढ़ा के लिखने वाली बात है, बात वही है, ऐड वही कर रहे हैं, बट वर्ड्स अलग है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ना लिख के डिस्क्रिपेंसीज लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मीनिंग पता है तो वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने डिस्क्रिपेंसीज लिख लिया या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके लिख लिया, बात तो एक ही है। हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लिया या फिर कंजम्पशन लिख लिया, बात तो एक ही है। अब नेक्स्ट मेथड लिखेंगे, प्रोडक्शन मेथड। इसे वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। लिखा? ग्रॉस, इसको GVA लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड हाँ एक ही।
जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स है प्लस जो फाइनल चीज बनकर आती है वो भी, सब कुछ ऐड कर देंगे इसमें. कैसे? सपोज एक हमें एक ट्रैक्टर बनाना है सपोज, ठीक है. तो मान लो उसमें स्टील लग रहा है 1 लाख का कुछ, ठीक है. प्लस इंजन 5 लाख, प्लस जब वो ट्रैक्टर बन जाता है तो उसकी कॉस्ट हुई मान लो 10 लाख, ठीक है. तो टोटल कितना हो गया ये? 16 लाख. अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया ना. ठीक है, ये सिंपल सा है. सब कुछ टोटल करते जाओ, एंड में जो उसमें इंक्लूड हो गया वो माइनस कर दो. ये क्या निकला? GVA, ठीक है. ये निकला है हमारा GVA, जो हम जैसे उस लास्ट वाले में देख रहे थे ना, करंट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस. ठीक है. अब इसका क्या करेंगे? ऐसे अलग अलग सेक्टर्स का निकाला, उसके बाद समीशन ऑफ GVA ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अभी हम देखते हैं, ठीक है. ऑफ ऑल सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सबका GVA निकाल लिया, उसका टोटल कर दिया, उसमें से उसमें टैक्स ऐड कर दिया, और अगर कुछ सब्सिडी दी है तो वो माइनस कर दी. जैसे ट्रैक्टर, फार्मर्स को मशीनरी वगैरह पे सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, तो वो सब्सिडीज जो भी प्रोवाइड की गई है वो माइनस कर दी. और कुछ टैक्सेस लगते हैं, जैसे सपोज ट्रैक्टर पे लग गया 18% GST वगैरह कुछ, तो वो सब ऐड हो जाएगा और सब्सिडी माइनस हो जाएगी. ठीक है. ये आएगा हमारा GDP एट करंट मार्केट प्राइस. अब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना जरूरी है. तो जैसे हमने उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में देखा था, बेस ईयर को लेके सारा कैलकुलेट करके, इसमें भी सेम चीज होगी. इन्फ्लेशन से एडजस्ट होके ये आ जाएगा GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद. अब ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, और पढ़ा है आप लोगों ने तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? एग्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आता है. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें आती हैं. और टर्शरी में बाकी जो भी सर्विसेज है वो सब उसमें आते हैं. तो GVA अप्रोक्सीमेटली, जो अब नॉर्मल सी बात है क्योंकि टर्शरी सेक्टर काफी बड़ा है, उसमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं. तो यूजुअली वैसे आप डेटा उस ईयर का देख लेंगे जिस ईयर आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यूजुअली जो इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो टर्शरी सेक्टर का होता है, सेकेंड हाईएस्ट सेकेंडरी सेक्टर का होता है, और फिर थर्ड नंबर पे प्राइमरी सेक्टर का होता है. ठीक है.
जो जीवीए हमने निकाला है ये हमें प्रोड्यूसर्स की साइड का ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कितना प्रोड्यूस हुआ है। जो हम जीडीपी निकालते हैं वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं, मतलब डिमांड साइड पर्सपेक्टिव ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है, क्यों? जीडीपी में हमें ये पता होना चाहिए कि कितना हमारा प्लस माइनस करके सारा एडजस्ट होके आ रहा है। आप देखेंगे जब हमने जीवीए निकाला है तो उसमें हमने सब्सिडी माइनस नहीं किया है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गई। हमने टैक्सेस भी ऐड नहीं किए हैं तो वो इसमें ऐड नहीं हुए, लेकिन हमें जीडीपी में ये चीजें चाहिए होती हैं। तो आरबीआई हमेशा जीडीपी यूज करती है, जीवीए नहीं यूज करती। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड, ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है। मैंने आप लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, याद है ना? क्या थे? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह जो भी है। अब ये तो हो गए फैक्टर। ठीक है, ये कुछ ना कुछ इनकम भी जनरेट कर रहे होंगे। लेबर को वेजेस मिल रहे होंगे, कैपिटल अगर हमारा है तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा या फिर डिविडेंड आ रहा होगा, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा या डिविडेंड, जो भी आप कहना चाहें। लैंड है तो रेंट आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो गई? इनकम। इनकम मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी हमारी इनकम आ रही है उसका मतलब वो भारत में प्रोड्यूस हुआ होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वेजेस W प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स या ओनर्स ऑफ द फर्म, जो भी है, रेंट। ये लिखेंगे जीडीपी एट करंट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या आया? जीडीपी एट करंट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम टैक्सेस ऐड करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी, तो वो आएगा हमारा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, सेम बेस ईयर से का लेके, वो आएगा हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल जीडीपी एट
करंट प्राइस। सपोज हमने जैसे 2025 का एग्जांपल लिया था, वो आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर से एडजस्ट करके इनटू 100। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में एग्जांपल लिया था अनियन का, तो जो हमारा 140 आ रहा था वो था नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना आ रहा था, जो हमने उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर को यूज किया जाता है लोगों की कंजम्पशन पैटर्न को चेक करने में कि क्या चेंज आया है, कैसा कंजम्पशन पैटर्न है, कैसा इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर टू मेजर इन्फ्लेशन because it covers all goods and services prices. So it helps tracking changes in consumption pattern and investment patterns. ठीक है, हम लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, याद है? वो कुछ सिलेक्टेड गुड्स या सिलेक्टेड सर्विसेज के लिए था। जीडीपी डिफ्लेटर में हमने देखा हर चीज इंक्लूड हो रही है, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है लोगों के कंजम्पशन पैटर्न या इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेक करने का। ठीक है, मैम फोर्थ मेथड थी। जयश्री आपने कुछ पूछा है क्या? मैम फोर्थ मेथड थी, न्यू टॉपिक। फोर्थ में क्या? फोर्थ मेथड थी ये इनकम के बाद। नहीं, ठीक है, ऐसे ही जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जीडीपी डिफ्लेटर है, और भी मेथड्स हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती और कुछ ही गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हर चीज, सर्विसेज भी, हर गुड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये इसीलिए हमने लिखा ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है। ठीक है, टू 2015 में ये बेस ईयर चेंज हुआ था। 2000 पहले हम 2004 लेते थे और 15 से 2011 बेस ईयर लेना शुरू किया था। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस और भी आए थे। अब ये काफी पुराना टॉपिक है, बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि 2015 में कुछ चेंजेस आए थे और यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स से कंप्लाई करने के लिए ये चेंजेस लाए थे। लिखना है नाम इसका पूरा? नहीं, और यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 2008। कैलकुलेशन रिफॉर्म्स आए थे इससे कंप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें बेस ईयर को चेंज कर दिया था, 2004 से 2011 कर दिया था, और डेटा कलेक्शन का जो भी मेथड है
उसको क्लासिफाई करने का जो भी मेथड है उसको थोड़ा अपडेट किया था. क्रॉप डेटा, लाइवस्टॉक डेटा, handicraft industries, meat value calculation, services produced by local bodies जैसे municipal bus, municipal school water sanitation, goods and services produced by the informal sector जैसे domestic maids, और ये सब चीजें इसमें अपडेट की गई थी, इंक्लूड भी की गई थी कुछ. ठीक है. पहले इसमें जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है उसका डेटा यूज होता था. कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन डेटा वाज कंप्यूटेड यूजिंग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज. इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बैलेंस शीट सबमिट करती है कंपनीज, वो डेटा इंक्लूड करने लगे. ठीक है. बैंक्स और एनबीएफसी का जो मेथड था डेटा कलेक्शन का वो इतना मॉडर्न नहीं था. तो इसके 2015 के बाद जो डेटा कलेक्ट करने लगे वो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई इन सब की हेल्प से करने लगे. सेम प्राइवेट कोचिंग, होटल, टूरिज्म, इन सब चीजों ये जो सर्विसेज होती है इन सब का डेटा कलेक्ट करने का मेथड बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, बहुत मॉडर्न नहीं था. तो अब सर्विस टैक्स कलेक्शन का जो डेटा होता है उसको क्रॉस चेक करके फिर मैच करके फिर डेटा इसमें इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. इकोनॉमी में कुछ ऐसे चलती है. जब इधर जा रही है इसे कहेंगे एक्सपेंशन. पीक, रिसेशन, ये थोड़ा रिकवरी इधर है और एक्सपेंशन इधर है. थोड़ा सा बस इसको इधर शिफ्ट कर लेना दोनों को. एक्सपेंशन मतलब, हाँ बोलो. बॉटम में क्या लिखा है मैं वो TROUGH. कोविड के टाइम पे गई थी. ठीक है. एक्सपेंशन मतलब जब बूम पीरियड चल रहा हो, प्रोस्पेरिटी चल रही हो. पीक मतलब अपने प्रोस्पेरिटी के फेज पे एकदम पीक पे. रिसेशन मतलब प्रोस्पेरिटी से डाउनवर्ड जा रही है. यहाँ पे डिप्रेशन फेज भी आ सकता है जब बहुत लंबे टाइम तक रिसेशन रहता है. सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन. ठीक है. जब मार्केट क्रैश हो, स्टॉक
मार्केट क्रैश वगैरह हो जाती है, जैसे 1929 में यूएसए में हमने एक बार एग्जाम्पल भी लिखा था एक जगह पे। जीडीपी बहुत बुरी तरीके से इसमें गिरती है। ठीक है, लिख लिया। फिर लिखेंगे टेक्निकल रिसेशन। जब 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स तक जीडीपी डिक्रीज हो उसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। रिसेशनरी फेज, जब प्रेजेंट क्वार्टर में जीडीपी डिक्रीज हुई हो प्रीवियस क्वार्टर से। ठीक है, एक्सपेंशनरी फेज, जब पहले वाले क्वार्टर से जीडीपी इंक्रीज हुई। ठीक है, अब कुछ और एक दो टर्म्स हैं। वी शेप रिकवरी, शार्प डिक्लाइन हुआ जीडीपी में और फिर एकदम से रिकवर कर गई। सपोज जीडीपी थी 5 और एकदम से 3 चली गई, फिर एकदम से रिकवर करके 4.5 हो गई, तो ये क्या हुआ, बी बन गया। ठीक है, यही अगर बहुत स्पीड में ना इंक्रीज किया होता, 5, 4, 3, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होके 3.5, तो ये यू बन गया। इसको बोलेंगे यू शेप रिकवरी। कुछ इस तरीके से हो, पहले जीडीपी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरीके से कुछ चले तो वो डब्ल्यू शेप। कुछ सेक्टर्स में जीडीपी डिक्रीज हो जाए, एग्जाम्पल टूरिज्म अच्छा नहीं है, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, थिएटर, ये सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको बोलेंगे के शेप। की बाकी सब फील्ड्स में अच्छा है बट कुछ सेक्टर्स में जीडीपी अच्छा नहीं है, तो वो हो गई के शेप रिकवरी। कोविड के टाइम पे जिम्स वगैरह सब, रेस्टोरेंट्स वगैरह काफी फॉल हुआ था। वहीं जो ऑनलाइन वाली चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो इंक्रीज हो गए थे, तो वो के शेप रिकवरी। एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया था उस टाइम पे, तो वो क्या हुआ, के शेप। ठीक है, अब एक वर्ड है एनिमल स्पिरिट, आप लोग न्यूज़पेपर में कॉमनली सुन लेंगे। ये क्या है, जब लोग अंधाधुन शॉपिंग करें बिना कुछ भी देखे, उसे कहते हैं एनिमल स्पिरिट लोगों में एक्टिवेटेड है। मेनार्ड कीन्स ने ये बात कही थी। कि जब एनिमल स्पिरिट ज्यादा एक्टिवेटेड होती है तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं। तो 2019 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट में ये लिखा था कि डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स, डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है, लोगों की एनिमल स्पिरिट एक्टिवेट नहीं हो रही है।
फिर एक वर्ड है पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड, एक टाइम तक स्लो डाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं कोविड का। बहुत टाइम तक लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, घर में बंद थे। जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ वैसे ही लोग मार्केट में कूद पड़े, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारे कुछ। तो क्या हुआ, एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई। वो है पेंट अप डिमांड। जब बहुत लंबे टाइम तक स्लो डाउन चल रहा हो, रिसेशन चल रहा हो, लोग अपनी शॉपिंग पोस्टपोन करते चले जाते हैं, और जैसे ही इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवर करती है या फेस्टिवल सीजन आता है तो वो सडन इंक्रीज होता है डिमांड में, उसे कहते हैं पेंट अप डिमांड। फिर एक वर्ड है लिपस्टिक इफेक्ट। ये सारे वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, बट आप लोगों को ढूंढना ना पड़े कि इसका मीनिंग क्या है। लिपस्टिक इफेक्ट ये है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, एक्सपेंसिव चीजें लोग नहीं खरीद सकते, लोगों के पास पैसे नहीं है, उसके बाद भी वो कुछ चीजें एक्सपेंसिव, कुछ लग्जरी चीजें खरीद रहे हैं। जैसे लोगों की सैलरी है मान लो 10,000, लेकिन 3, 4, 5 हजार उन्हें बाकी चीजों में भी मिनिमम चाहिए होंगे, वो लिपस्टिक खरीद रहे हैं 5 हजार की। ठीक है, यूजुअली कॉस्मेटिक्स में ऐसा देखा गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिपस्टिक इफेक्ट। कि इनकम नहीं है, रिसेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग लग्जरी आइटम्स में चीजें ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, इसका मीनिंग है कोविड चल रहा था, लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह रिड्यूस की हुई थी, लेकिन फिर भी एक डर था कि अगर हम शॉपिंग कहीं से दोबारा से लॉकडाउन ना हो जाए, हमारे पैसे खत्म ना हो जाए, तो वो शॉपिंग नहीं कर रहे थे। उसको भी वो अपना जो एक उन्होंने पैटर्न सेट किया उसको कंटिन्यू उन्होंने किया। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे? कोई इकोनॉमी में कोई इवेंट हुआ, जैसे हमने कोविड का एग्जांपल लिया, तो जैसे आप क्या सोचेंगी कि अभी मैं मार्केट नहीं जाती, पैसे सेव कर लेती हूँ, हो सकता है कि आगे मेरे को जॉब भी छोड़नी पड़े, हो सकता है कंपनी वाले पे ना कर पाए, मुझे निकाल दे। बहुत सारे थॉट्स होते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो आप शॉपिंग अपनी कंट्रोल कर लेंगी। लेकिन जब वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बावजूद आपके मन में वो फियर है कहीं से फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से आप फिर भी अपनी शॉपिंग कंटिन्यू नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड है डू लूप। जब कोई एक नेगेटिव इकोनॉमिक कंडीशन सेकेंड नेगेटिव इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट कर दे, उसको बोलते हैं डूम लूप। occurs when one negative economic condition creates a second negative condition। इससे क्या होता है, एक लूप बन जाता है कि एक नेगेटिव कंडीशन थी, उसमें फंसते चले गए। ठीक है, एक नेगेटिव कंडीशन थी, उसमें ऐसे से उलझते चले गए, सेकंड क्रिएट हो गई, थर्ड क्रिएट हो गई, फोर्थ क्रिएट हो गई, इस तरीके से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे नहीं है अपनी कंट्री की चीजों को चलाने के लिए,
उससे क्या होगा, वो स्कीम्स वगैरह नहीं चला सकते कोई भी, जैसे भारत में चलती है किसान समृद्धि योजना, और जो भी हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी है, मुद्रा, पीएम लेड्स, ये सब वो नहीं चला सकते। उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव नहीं होगा, प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होगी। उससे क्या होगा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ सकते थे वो नहीं आएंगे। उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा कोलैप्स होती जाएगी। तो एक डूम लूप बन रहा है, एक की वजह से मल्टीपल चीजें क्रिएट हो रही है। ठीक है, बस 1 मिनट देना मुझे। लिख लिया इतने सबने? ये बिल्कुल कोविड की तरह है। चाइना से हम मानते शुरू हुआ, सबको पता है चाइना से शुरू हुआ, वहां से बाकी कंट्रीज में भी पूरे वर्ल्ड में चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। जब एक कंट्री में फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन चल रहा हो और वहां से बाकी कंट्रीज में भी चला जाए या बाकी सेक्टर्स में भी चला जाए, ठीक है, क्लियर है? हाँ शिवम, कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड है जब इकोनॉमी में आइडियल सिचुएशन हो, मतलब अच्छी ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो भी हमें नहीं चाहिए। बैलेंस ग्रोथ चाहिए। तो बहुत आइडियल सिचुएशन जब होती है तब वर्ड यूज करते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, कि बहुत हाई भी नहीं है बहुत लो भी नहीं है। ठीक है, जो एक इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करें, जैसे हम बोलते हैं भारत में यूथ पॉपुलेशन इस टाइम बहुत ज्यादा है, बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हो गई भारत के लिए। या फिर मॉनसून बहुत फेवरेबल था, ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेल विंड्स। वर्ड क्या था? टेल विंड्स, TAILWINDS।
ये क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ में चैलेंजेस हो, जैसे इन्फ्लेशन, स्लो डाउन, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो गए, वो हो गया हेडविंड्स। ठीक है, आप लोगों ने ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी सुना होगा वर्ड। इसमें एक चीज बस ध्यान रखने वाली है कि जब हम सेविंग्स को काउंट करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी में सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग सेव कर रहे हैं वही उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर इकोनॉमी ओपन है तो उनके पास एफडीआई भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहे होंगे। तो ओपन इकोनॉमी में सेविंग्स मतलब डोमेस्टिक सेविंग्स प्लस एफडीआई दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ये होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में क्या बोला था, और एक बार बोल लीजिए। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्री के लोग। ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे जो डोमेस्टिक, जो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो भारत अगर क्लोज इकोनॉमी होता तो हम लोग जो सेव कर रहे होते वही हमारी इन्वेस्टमेंट होती। लेकिन अभी भारत क्लोज इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमी। तो जो भी यहाँ पे एफडीआई आ रहा है, अब एफडीआई आ सकता है, तो एफडीआई और जो हम लोगों की सेविंग्स है वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गई। ठीक है, अब ये टॉपिक खत्म हो गया। आयुषी, आपका क्या क्वेश्चन था? मैम वो कॉबवेब और एक वेबसाइट क्या? वहाँ उस पे कुछ फॉर्मूला भी लिखा था ना स्लाइड पे A2FF करके, मतलब नहीं था कॉबवेब साइकिल में फॉर्मूला, उससे पहले लिखवाया था। कॉबवेब साइकिल ये होता है कि सपोज किसी चीज का प्राइस, एक फार्मर को का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा हाइक हुआ। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, वीट का प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हुआ। तो अब दूसरे फार्मर्स को क्या लगेगा कि हम भी वीट ही ग्रो कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से डिमांड उतनी नहीं, डिमांड उतनी कांस्टेंट है, तो प्राइस के फॉल कर गए। तो ये कॉबवेब साइकिल बन गया। ठीक है, और फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर अब दोबारा से 20-25 मिनट की क्लास लेनी पड़ेगी, तो आप रिकॉर्डेड क्लास एक बार देख लेना। ठीक है, और आज कल मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ नोट्स का पीडीएफ बना के भेज दूंगी, वो देख लेना। इसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, और 2 हमारे कॉन्टिनेंट रहते थे वर्ल्ड मैप के, वो होंगे, और एक इंडस रिवर होगी, कुछ मिसलेनियस रिवर्स होंगी। एक बार चेक कर लेना सारा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पूर्ण करते हैं। अच्छे से एग्जाम देना, आप सबको ऑल द बेस्ट। करंट अफेयर पे फोकस जरूर रखना जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हैं। इतना सिलेबस ज्योग्राफी में फिर भी सफिशिएंट है और एनसीईआरटी में, लेकिन इको में नहीं है। ठीक है, आप लोगों को करंट अफेयर पे फोकस देना ही देना है, बिना न्यूज़पेपर रीड किए, बिना कोई मैगजीन फॉलो किए इको नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रीवियस जितना था वो मैंने ज्यादातर कवर करवा दिया है, स्कीम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना। तो ऑल द बेस्ट।
अच्छा अच्छा एग्जाम दो, जिनको इस ईयर देना है वो भी, जिनको नेक्स्ट 1 2 3 ईयर्स जब भी देना है उन सबको। और इस क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप Thank you, सबसे ma'am. बात करके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पूछा हुआ है बट थोड़ा उसकी लैंग्वेज चेंज करके। और एनवायरनमेंट में आप लोगों ने मुझे नहीं पता लिस्ट बनाई है या नहीं, सारे एनिमल्स की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से हैं, एंडेंजर्ड कौन से हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एक लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो लास्ट में रिवाइज, अगर आप आयुषी आप बना चुके हैं तो वो जरूर रिवाइज कर लेना। और कुछ एक्ट्स जिस तरीके से एनवायरनमेंट का मैंने बताया था वो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, मैंने लास्ट क्लास में पॉलिटी के भी नोट्स निकाल के रखे थे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं। 1 मिनट होल्ड करना, मैं दिखाई देती हूँ। अच्छा मेरे ना 2 नोट्स होता था, एक फेयर और एक मैं रफ कॉपी रखती थी ताकि मैं रिवाइज कर सकूं। उसमें मैं क्या करती थी, जैसे मैंने ब्लू पेन से जो भी उसका स्टैटिक है वो लिख लिया। दिख रहा है ये? शायद क्लियर नहीं है ये। ब्लरी है मैम। क्लियर नहीं है, मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले आर्टिकल 14 लिखा जो भी हमें लक्ष्मीकांत में मिल जाता है। लक्ष्मीकांत खुद एक नोट्स के फॉर्म में है। साथ में मैंने इसमें 4th जज केस लिख लिया जो 2015 का था। तो करंट अफेयर में इसमें साथ साथ लिख देती हूँ। या फिर कोई एक्ट है, जैसे मैंने इसमें डीसी बादवा केस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस लिखा हुआ है। कोई आईपीसी है वो भी मैंने साथ साथ ही इसमें लिख दिया। तो अलग अलग पेन रखती थी, ब्लू से स्टैटिक लिख लिया और रेड से कोई करंट अफेयर या केस या कोई सेक्शन उसमें ऐड करना है तो वोट कर लिया। तो ये आपको हेल्प कर सकता है जो नेक्स्ट ईयर बच्चे देना चाह रहे हैं। इस ईयर के लिए तो मैं यही कहूंगी, ये टाइम बहुत कम बचा है, डरो मत, अच्छे से पेपर दो। जितना हो गया आपने बेस्ट किया है। और मॉक टेस्ट अब तक तो कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो अब मत दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस आप चेक कर लो। और यूट्यूब पे आपको बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज करवाए हुए होंगे। और अच्छे से पेपर देना, सीसैट अच्छे से करना, क्योंकि वो जो 2 आवर्स का गैप होता है वो थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल ऐसे कर देता है कि एक तो धूप बहुत तेज होती है, गर्मी लग रही होती है, एक एग्जाम दे चुके होते हैं, उसका स्ट्रेस होता है कि क्लियर होगा नहीं होगा, साथ में फिर सीसैट देना होता है, उसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। उसको अच्छे से देना, ठीक है। और नोट्स का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है सारे सब्जेक्ट्स का। और मेंस के लिए सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, जो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है ना, इन पे फोकस देना अच्छे से। मेंस में जो जीएस का पेपर होता है, जीएस 1 2 3, इसमें ऑलमोस्ट सबके सेम मार्क्स होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है आपके ऑप्शनल और एसे और एथिक्स के पेपर में। तो मेंस में इन तीनों चीजों पे अच्छे से फोकस देना, ठीक है। तो चलो आयुषी, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, अब बहुत ज्यादा बुक्स में मत अपना माथापच्ची करो, क्योंकि जितना करना था कर चुके हैं और आपने बेस्ट किया है, इस चीज पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। तो डरो नहीं, अच्छा होगा पेपर। ऑल द बेस्ट। दीदी बहुत अच्छे टीचर हो।